हेलो नमस्कार, मैं ब्रिजेश उड़ान में आप सभी का स्वागत करता हूँ। नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट को हम लोग कवर कर रहे हैं और उस लेक्चर में अब हम लगभग अपने अंत की ओर आ चुके हैं। आज ये लास्ट लेक्चर होने वाला है नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट का। मेरी तरफ से लास्ट होगा, आपके पास विकल्प ओपन रहेंगे कि आप खुद से जब पढ़ाई करेंगे थोड़ी बहुत बातें ऐड करते रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं और आज हम देखते हैं कि हमारे सामने क्या है या क्या हमें पढ़ना है बेसिकली। तो ये का लेक्चर आपको, तो सबसे पहले हम बात कर, ये आप देख रहे हैं प्रशांत महासागर है, ये है प्रशांत महासागर। और प्रशांत महासागर में ही आपको यहाँ पे कुछ द्वीप नज़र आ रहे हैं, ये द्वीप। और इस द्वीप का नाम क्या है? हवाई द्वीप। तो हवाई द्वीप समूह किसका है? यूएसए का है। यूएसए का ये 50वां राज्य है, तो ये हवाई द्वीप है। और इसी हवाई द्वीप पर बहुत महत्वपूर्ण कुछ सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत चोटियाँ हैं या सक्रिय ज्वालामुखी हैं जो एग्ज़ाम में काफ़ी आती हैं। तो माउंट किलायू पहली जो पर्वत है या पहला जो ज्वालामुखी है उसका नाम क्या है? माउंट किलायू। तो माउंट किलायू, उसके बाद देखिए यहाँ पे है मौना लोआ। मौना लोआ एग्ज़ाम में खूब पूछी जाती है, मौना किया भी पूछी जाती है, ये तीनों ऊपर की एग्ज़ाम में खूब आती हैं। माउंट किलायू, मौना लोआ, मौना किया। एक और है जो एग्ज़ाम में आती तो नहीं है बट जान लीजिए, हुआ ललई, ऐसा कुछ नाम है इसका। तो ये है हुआ ललई। ये 4 सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत चोटियाँ जो यूएसए में हैं। देश पूछे तो यूएसए, लेकिन उसका राज्य कौन सा है? हवाई द्वीप समूह, ये उसका राज्य है। तो ये आपको याद होना चाहिए। आइए हम कनाडा की तरफ बढ़ते हैं। और कनाडा में यहाँ पर आपको दिख रही है एक खदान जिसका नाम क्या है? सुलिवन खान। नाम क्या है खदान का? तो नाम है सुलिवन खान। ये खदान है और ये किसके लिए प्रसिद्ध है? यहाँ पर है विश्व की सबसे बड़ी शीशा जिंक की खान। शीशा जिंक की खान दुनिया में सबसे बड़ी अगर कोई है तो वो कनाडा की सुलिवान झील है, यहाँ सुलिवान खान है। तो यहाँ पर आपको मिलेगा शीशा जिंक की खान। फिर यहाँ पर मैंने आपको कुछ झीलें बताई थी और उन झीलों में देखिए ये कौन सी झील है? ग्रेट बियर, ये ग्रेट स्लेव और ये अथावस्का। अथावस्का झील के ही तट पर एक शहर है जिसका नाम है यूरेनियम सिटी। तो यूरेनियम सिटी किसके लिए प्रसिद्ध है? यूरेनियम सिटी नाम से ही आपको पता चल रहा है कि यूरेनियम का उत्पादन यहाँ पर होता होगा, क्योंकि कनाडा यूरेनियम के उत्पादन में दूसरे नंबर पर आता है, सेकेंड नंबर पर है दुनिया में। तो कनाडा यूरेनियम के लिए भी महत्वपूर्ण है और उसकी एक सिटी यूरेनियम सिटी उसी के नाम पे रखा हुआ है। फिर यहाँ पर एक शहर दिख रहा है हमें कनाडा का, इसका नाम है हैमिल्टन। और हैमिल्टन देखिए बसा कहाँ पर है? यहाँ पर आपको दिख रही है ईरी झील, ये ईरी झील है। और इस साइड है ओंटारियो झील। तो ओंटारियो और ईरी झील के ही बीच में वो भी कनाडा की तरफ एक शहर है जिसका नाम है हैमिल्टन। और ये कनाडा का सबसे बड़ा लौह इस्पात केंद्र है, मतलब लौह उद्योग का केंद्र है। कौन सा शहर कनाडा का? हैमिल्टन। और हैमिल्टन को ही कनाडा का बर्मिंघम भी कहते हैं। बर्मिंघम इसलिए क्योंकि आपको पता है यूएसए में एक शहर है जिसका नाम है बर्मिंघम। बर्मिंघम। और बर्मिंघम यूएसए का किसके लिए प्रसिद्ध था? मैंने आपको बताया था ना, एक तो है आयरन ओर के लिए, लौह अयस्क के लिए, और दूसरा किसके लिए? दूसरा है कोयला के लिए। तो 2 चीज़ों के लिए प्रसिद्ध है, इसीलिए हैमिल्टन, क्योंकि लौह इस्पात का केंद्र है, तो हैमिल्टन को कनाडा का बर्मिंघम भी कहते हैं। फिर आइए यूएसए में देखिए कौन कौन से शहर हैं। यूएसए में ये झील आपको याद आ रही है, ये वाली यहाँ पे, इसका नाम है मिशिगन झील। ये पूर्णतः यूएसए में है, क्योंकि आपको पता है ग्रेट लेक्स में 5 झीलें आती हैं। ये है सुपीरियर झील, फिर ये है मिशिगन झील, यहाँ पे है ह्यूरॉन झील, ये है ईरी, और यहाँ पे है ओंटारियो झील। इन 5 झीलों में से एकमात्र झील जो पूर्णतः यूएसए में आती है वो है मिशिगन झील।
तो मिशिगन झील पे 3 शहर आपको ब्लैक स्पॉट दिख रहे हैं, वो 3 शहर बता रहे हैं आपको। एक है गैरी, यहाँ पर है, ये है गैरी। फिर ये है मिलवाकी, तो यहाँ पे है मिलवाकी ये। और यहाँ पे है एक शहर जिसका नाम है शिकागो। तो गैरी और मिलवाकी या आप कह लो शिकागो, तीनों ये सब लौह इस्पात के केंद्र हैं, प्रमुख क्षेत्र हैं यूएसए के। मुख्य रूप से गैरी और मिलवाकी। शिकागो बहुत सारी चीज़ों के लिए प्रसिद्ध है, उसमें से कुछ बातें मैंने आपको बता दी हैं। एक तो पूर्वी एवं पश्चिमी रेलवे का मिलन बिंदु है यहाँ पे, मतलब पूर्वी जो रेलवे हैं और इधर जो पूर्वी रेलवे हैं और इधर जो पश्चिमी रेलवे हैं, ये सब यहीं से कनेक्ट होती हैं, यहीं पे जाके मिलती हैं। तो जंक्शन है, आप कह लीजिए महत्वपूर्ण जंक्शन है ये। और साथ में यहाँ पे मांस प्रसंस्करण का क्षेत्र बहुत बड़ा है, और उसमें भी खास तौर से किसका, तो सूअर के मांस प्रसंस्करण का बहुत बड़ा क्षेत्र है ये शिकागो। फिर यहाँ पर एक झील आपको दिख रही है, इसका नाम है सुपीरियर झील। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील अगर कोई है तो वो है सुपीरियर झील, यूएसए और कनाडा की सीमा पर है। उसी के शहर, उसी के तट पे बसा हुआ है यूएसए में डुलुथ। और डुलुथ किसका केंद्र है, ये भी लौह इस्पात का केंद्र है। तो डुलुथ ये है। तो डुलुथ, गैरी, मिलवाकी ये सब लौह इस्पात के केंद्र हैं। शिकागो मांस प्रसंस्करण क्षेत्र है, पूर्वी एवं पश्चिमी रेलवे का मिलन बिंदु है। फिर यहाँ पर आप देखिए सेंट लुइस है, ये सेंट लुइस। और सेंट लुइस किसके लिए प्रसिद्ध है, यहाँ पर है विश्व की सबसे बड़ी मक्का की मंडी। मैंने आपको जब नदी पढ़ाई थी तो नदी में मैंने कुछ नदी आपको, एक तो ये है जिसका नाम है मिसिसिपी नदी, और इधर से उसके राइट हैंड साइड से राइट से मिलती है जिसका नाम है मिसौरी नदी। जहाँ पे ये मिलती है वहीं पर है सेंट लुइस। तो ये जो सेंट लुइस है वो मिसौरी और मिसिसिपी के जंक्शन पर है, और यहीं पर है विश्व की सबसे बड़ी मक्का की मंडी। तो यहाँ पर है मक्का की मंडी। और कनाडा का एक शहर था जो विनिपेग झील के तट पर है, उसका नाम है विनिपेग। वहाँ पर आपको विश्व की सबसे बड़ी गेहूं की मंडी मिलेगी। तो गेहूं की मंडी विनिपेग में, मक्का की मंडी सेंट लुइस में, और विश्व की सबसे बड़ी कॉफ़ी की मंडी आपको कहाँ मिलेगी, वो मिलेगा आपको दक्षिण अमेरिका, वो मिलेगा आपको दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के ब्राज़ील देश के साओ पोलो में। तो वो है साओ पोलो में कॉफ़ी की सबसे बड़ी मंडी विश्व की। तो ये 3 चीज़ें याद रखिए। तो हमने इसको कवर कर लिया, हाँ लगभग हो गया इसका। तो अब आगे बढ़ते हैं। कुछ और शहर है, जैसे अभी मैंने आपको शिकागो के बारे में बताया। शिकागो यहाँ पे है मिशिगन झील के तट के पास। तो वो कृषि यंत्र का निर्माण का केंद्र भी है, मतलब यहाँ पर कृषि जो मशीनरी हैं, जो कृषि क्षेत्र में मशीन यूज़ की जाती हैं, उसके लिए प्रसिद्ध है। साथ में उसी के पास में एक और शहर है जिसका नाम है इलिनोइस। तो शिकागो और इलिनोइस किसके लिए प्रसिद्ध है, कृषि मशीनरी निर्माण केंद्र हैं ये। कृषि में जो भी यंत्र यूज़ किए जाते हैं वो यहीं पर बनाए जाते हैं। तो शिकागो में भी बनते हैं और इलिनोइस में भी बनते हैं। फिर यहाँ पे देखिए यूरोन झील है, और उसी के पास में है यूएसए का एक शहर जिसका नाम है डेट्रॉयट। और डेट्रॉयट किसके लिए प्रसिद्ध है, डेट्रॉयट है ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए, ऑटोमोबाइल के लिए प्रसिद्ध है, मतलब यहाँ पे मोटर गाड़ियाँ बनती हैं। अगर कोई क्षेत्र ऑटोमोबाइल उद्योग है, इसका मतलब वहाँ पे कार जो भी हैं मोटर गाड़ियाँ वो बनाई जाती होंगी। तो डेट्रॉइट किसके लिए प्रसिद्ध है, यूएसए का ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, मोटर गाड़ियों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है ये डेट्रॉइट। फिर यूएसए का ही एक शहर और है जिसका नाम है एक्रोन। नाम क्या है, एक्रोन। तो एक्रोन सिंथेटिक रबर एवं टायर का निर्माण यहाँ पर होता है। तो सिंथेटिक रबर एवं टायर का निर्माण होता है कहाँ पे, एक्रोन में। तो एक्रोन में होता है। डेट्रॉयट में ऑटोमोबाइल के लिए प्रसिद्ध है। शिकागो इलिनोइस कृषि यंत्र का निर्माण यहाँ पर होता है। फिर यहाँ पे यूएसए है, यूएसए का एक और शहर है
उसका नाम है सिएटल। तो यहाँ पे है सिएटल, बिल्कुल वेस्टर्न साइड की तरफ है, आप कह लो नॉर्थ वेस्टर्न साइड है। और वो किसके लिए प्रसिद्ध है? वायुयान उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो वायुयान यहाँ पे बनाए जाते हैं। फिर है यहाँ पे देखिए लॉस एंजल्स या लॉस एंजलिस भी बोलते हैं इसको। ये कैलिफोर्निया प्रांत है यूएसए का, इधर यहाँ पे ये कैलिफोर्निया प्रांत है। यहीं पर आपको सैन फ्रांसिस्को ऊपर मिलेगा और फिर उसी में है लॉस एंजलिस। लॉस एंजल्स में ही फिल्म उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, जहाँ पे फिल्में बनाई जाती हैं। आपने हॉलीवुड का नाम सुना होगा, हॉलीवुड यहीं पर स्थित है। कहाँ पे? लॉस एंजल्स में ही। और फिर एक बात और यहाँ पे देख लीजिए, हवाई द्वीप। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया हवाई द्वीप में 4 सक्रिय ज्वालामुखी मिलेंगे। और हवाई द्वीप की जो राजधानी है उसका नाम है होनोलुलु। जैसे क्या है कि भारत में भी राज्य हैं, भारत की एक तो राजधानी है, उसके बाद राज्यों की अपनी राजधानियां हैं। तो वैसे ही यूएसए की राजधानी वॉशिंगटन डीसी है और उसके अलावा उसके अलग अलग राज्यों की अलग अलग राजधानियां हैं। उसी तरीके से हवाई द्वीप की राजधानी है होनोलुलु। और ये क्या है? प्रशांत महासागर का क्रॉस रोड कहलाता है। तो प्रशांत महासागर का क्रॉस रोड कहलाता है कौन? होनोलुलु, जो हवाई द्वीप की राजधानी है या हवाई द्वीप पर स्थित है। तो ये हमने बात करी। और यहाँ पर है, ये देखिए कौन सा देश था? ये था जमैका। मैंने आपको क्यूबा के बारे में बताया था। क्यूबा को चीनी का कटोरा कहते हैं, एंटीलीज का मोती कहते हैं। और यहाँ पर है जमैका। जमैका किसके लिए प्रसिद्ध है? केले का उत्पादन बहुत होता है यहाँ पे। तो जमैका में केले का उत्पादन होता है, तो जमैका केले का उत्पादन क्षेत्र है ये। ठीक है, इसको 2 बार, है ना, 1-2 बार देख लीजिए बढ़िया से, ताकि आपको ये बात समझ में आए कि कौन किसके लिए प्रसिद्ध है। इतनी गहराई में आपके एग्ज़ाम में नहीं आएगा, लेकिन नॉर्मली जैसे क्या होता है कि अगर पीसीएस के एग्ज़ाम है तो यहाँ तक वो पूछ लेते हैं। जैसे ये एग्ज़ाम में पूछा गया है, डेट्रॉयट एग्ज़ाम में पूछा गया है, शिकागो के बारे में एग्ज़ाम में पूछा गया, यूपी पीसीएस में पूछा गया है। तो ये सब पूछे जाते हैं। और नॉर्मली अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे एसएससी हो गया, पुलिस हो गया, तो उसमें इतनी गहराई पर नहीं जाएंगे। बाकी जो लेक्चर हैं वो आपको काम कर जाएंगे। लेकिन क्योंकि हम नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट कर रहे हैं, तो कंप्लीट तो नहीं कहेंगे, लेकिन मैक्सिमम जो जानकारियां हो हमारे पास हों, ताकि हम किसी भी प्रकार के क्वेश्चन को हैंडल करने में माहिर हो सके। बाकी तो सब कुछ तो ख़त्म नहीं किया जा सकता ना, क्योंकि बहुत कुछ है पढ़ने को। आइए अब आगे बढ़ते हैं। ये देखिए एक पर्वत श्रृंखला है जिसका नाम है रॉकी पर्वत। रॉकी पर्वत आपको पता है। और रॉकी पर्वत की सबसे हाईएस्ट चोटी क्या है? माउंट एल्बर्ट। तो सबसे ऊंची चोटी है रॉकी पर्वत की, माउंट एल्बर्ट। रॉकी पर्वत पे जो जातियां रहती हैं ना, वो एक जंतु का शिकार करती हैं, उसको कहते हैं करेबू। तो करेबू का शिकार करती हैं ये जातियाँ। और ये जो जातियाँ इस रॉकी पर्वत पे रहती हैं, वो जिस झोपड़ी में रहती हैं, उनका आप कह लो घर जो है, उसको क्या कहते हैं? टिपीज़ कहते हैं। तो टिपीज़ नामक झोपड़ी में ये जातियाँ रहती हैं जो रॉकी पर्वत पे रहते हैं। और किसका शिकार करते हैं? करेबू का शिकार करते हैं। फिर यहाँ पर आपको एक घाटी मिलेगी, वैली मिलेगी। उसका नाम क्या है? सैन जोआक्विन घाटी। सैन जोआक्विन घाटी। तो सैन जोआक्विन घाटी किसके लिए प्रसिद्ध है? रसदार फलों के लिए प्रसिद्ध है। ऑब्वियस सी बात है। देखिए यहाँ पे क्या है, ये पड़ जाता है 30 से 45 डिग्री में, और ये महाद्वीप का पश्चिमी साइड है, और यहाँ पर भूमध्य सागरीय जलवायु मिलती है। तो भूमध्य सागरीय जलवायु मिलेगी तो वहाँ पे रसदार फल ज़रूर मिलेंगे। तो जो ये वैली है ना, सैन जोआक्विन घाटी वैली, ये रसदार फलों के लिए प्रसिद्ध है। उसकी वजह है कि यहाँ पर कौन सी जलवायु मिलती है? भूमध्य सागरीय जलवायु मिलती है। तो ये हमने बात करी इसके बारे में। आइए इस साइड आते हैं। न्यूयॉर्क के बारे में मैंने आपको बताया है। न्यूयॉर्क यूएसए की वित्तीय एवं सांस्कृतिक राजधानी है। और न्यूयॉर्क को देखिए क्या कहते हैं? न्यूयॉर्क को बिग एप्पल कहते हैं। ये न्यूयॉर्क को कहते हैं
बड़ा सेब, तो बिग एप्पल के नाम से प्रसिद्ध है न्यूयॉर्क। उसी के ठीक नीचे फिलाडेल्फिया शहर है। और न्यूयॉर्क और फिलाडेल्फिया दोनों किसके लिए प्रसिद्ध हैं? जलयान का निर्माण होता है, क्योंकि ये बंदरगाह वाले क्षेत्र पे पड़ते हैं। तो यहाँ पे किसका निर्माण होता है? जलयानों का निर्माण होता है, पानी की जहाज़ों का निर्माण होता है। तो न्यूयॉर्क और फिलाडेल्फिया दोनों जगहों पर ये होता है। फिर आपने इधर एक पर्वत श्रृंखला देखी होगी जिसका नाम है अपलेशियन पर्वत, और अपलेशियन पर्वत से ही लगा हुआ एक पठार है जिसका नाम है पिडमॉन्ट का पठार। ये मैंने आपको पिछले क्लासेस में बताया नहीं है, लेकिन यहीं पे जान लीजिए, पिडमॉन्ट का पठार। और इस पिडमॉन्ट के पठार से जब नदियाँ गिरती हैं ना, तो ये डायरेक्ट गिरती हैं। जैसे मान लीजिए ये है, अब इस खड़ी अगर ये ढाल है, और अगर ढाल खड़ी है, तो आप देख लो कि यहाँ से जब कोई नदी गुजरेगी ऐसे, तो ये डायरेक्ट क्या होगी, जैसे यहाँ पहुँचेगी उसके बाद ज़मीन नहीं है तो ये फिर सीधे डायरेक्ट गिरती है यहाँ पे ज़मीन पे। फिर ऐसे कोई नदी जा रही है तो ये आप कह लो कि ऐसे फिर गिरेगी। मतलब एक जलप्रपात बनाते हुए या ऐसा कुछ बनाते हुए ये नदी गिरती हैं। और जब ये गिरती हैं तो यहाँ पे बिजली के उत्पादन के लिए अनुकूल स्थिति बन जाती है, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट पानी गिरेगा तो यहाँ पे टरबाइन लगा देंगे, और टरबाइन लगा देंगे तो फिर क्या होगा, बिजली का उत्पादन बहुत आराम से हो जाएगा। तो बिजली का उत्पादन होता है यहाँ पे। तो ये जो पिडमॉन्ट का पठार है ना, फिर आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने कुछ ऐसे बना रखा है, वो वही है, झरनों की पंक्ति जिसे प्रपात रेखा या फॉल लाइन कहते हैं, ये है। तो ये डायरेक्ट ये पानी गिरता है तो झरने के जैसा या जलप्रपात के जैसा गिरता है। और फिर ये आपको ये किस लिए प्रसिद्ध हो है, जल विद्युत का उत्पादन होता है, तो जल के द्वारा बिजली बनाई जाती है। और यहाँ पर एक बंदरगाह आपको दिख रहा है, न्यू ऑरलियंस बंदरगाह। यहाँ से एक नदी आती है, उस नदी का नाम है मिसिसिपी नदी। और मिसिसिपी नदी से एक नदी जाके मिल जाती है, उसका नाम है, उसका क्या नाम है, उसका नाम है मिसौरी नदी। मिसिसिपी नदी जिस झील से निकलती है उसका नाम है इटास्का झील। झील का नाम क्या है? इटास्का झील, जो मिसिसिपी नदी जहाँ से निकलती है। तो जब ये मिसिसिपी नदी मैक्सिको की खाड़ी में पहुँचती है तो यहाँ पे मुहाना इसका है, और इसी मुहाने पर एक बंदरगाह मिलेगा आपको, न्यू ऑरलियंस बंदरगाह। और मिसिसिपी नदी किस तरीके का डेल्टा बनाती है? बर्ड फूट डेल्टा बनाती है, बर्ड फूट डेल्टा बनाती, पक्षी के पंजे के जैसा डेल्टा बनाती है। तो ये था इस वाले स्लाइड में आपके लिए कंटेंट। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ देखिए एक लाइन है, ये लाइन आपको पहचाननी है क्योंकि आप पढ़ चुके हैं। तो लाइन कौन सी है? ये है आर्कटिक रेखा। और जनरली क्या होता है कि जो ये वाला क्षेत्र है ना, बहुत ज़्यादा ठंडा इलाका है ये, और अगर इसके ऊपर जाएंगे तो आपको यहीं पर इधर कहीं नॉर्थ पोल मिल जाएगा, नॉर्थ पोल मिल जाएगा आपको। तो नॉर्थ पोल के आसपास के जो क्षेत्र है ना, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ठंडा इलाका है और वो होता है टुंड्रा प्रदेश का, तो यहाँ पे जलवायु जो पाई जाती है टुंड्रा जलवायु पाई जाती है। हमारे लिए जो एग्ज़ाम के लिए जो महत्वपूर्ण है वो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि बहुत कुछ है पढ़ने को और हम अपने एग्ज़ाम के लिए जो काम की चीज़ है वो निकाल लेंगे। टुंड्रा प्रदेशों की जो जलवायु होती है उसमें एक चीज़ जो पाई जाती है खूब, वो है लाइकेन। अगर आपसे ये तो एग्ज़ाम में कई बार पूछा भी गया है कि लाइकेन कहाँ की नॉर्मल जलवायु में मिलता है आपको, तो ये टुंड्रा प्रदेश की मुख्य विशेषता है, वहाँ पर आपको लाइकेन मिलेंगे। लाइकेन आपने नॉर्मली बायोलॉजी में भी पढ़ा होगा या किसी भी एनवायरनमेंट की किताब में पढ़ा होगा। लाइकेन किससे बने होते हैं? फंगस, कवक से और शैवाल से मिलकर बनते हैं। तो कवक और शैवाल से मिलकर बनते हैं लाइकेन, और लाइकेन किसका संकेत होता है? वायु प्रदूषण का संकेतक होता है।
मतलब ये है कि अगर लाइकेन वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मिल रहे हैं, इसका मतलब पर्यावरण या वायु स्वच्छ है। और लाइकेन की मात्रा कम है अगर टुंड्रा प्रदेश में उस जगह पे, तो इसका मतलब पोल्यूशन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो अगर पोल्यूशन बढ़ रहा है तो लाइकेन कम होने लगेंगे। तो लाइकेन अगर कम हो रहे हैं, इसका मतलब ये संकेत दे रहे हैं कि वायु प्रदूषण, एयर पोल्यूशन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो ये भी एग्जाम में पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण का संकेतक होता है, तो कौन होता है, लाइकेन होता है। और लाइकेन किस जलवायु में आपको मिलेंगे, जनरली मुख्यतः जहाँ की मुख्य विशेषता होती है, तो वो आप टिक करेंगे किसको, टुंड्रा प्रदेशों में। एक और मिलता है जिसको कहते हैं वीलो, तो ये भी आपको मिलेंगे टुंड्रा प्रदेशों में। इसके बाद हम देखें तो इसी बर्फीले इलाकों में, क्योंकि ये बर्फीला इलाका है पूरा, अलास्का और कनाडा का बहुत सारा इलाका, ये सब यहाँ पे जो लोग रहते हैं मुख्यतः उनको हम क्या कहते हैं, एस्कीमो। तो एस्कीमो लोग जिस घर में रहते हैं, जिस बर्फ़ के घर में बना के रहते हैं, वो उस बर्फ़ के घर को क्या बोलते हैं, इग्लू। इग्लू। तो जो लोग बर्फीले क्षेत्रों में रहते हैं उनको आप कह लो कि इस वाले क्षेत्र में, वो है एस्कीमो, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में एस्कीमो। और ये बर्फ़ के घर में रहते हैं, उस बर्फ़ के घर को क्या बोलते हैं, इग्लू। और ये एस्कीमो जिस कुत्ते का प्रयोग करते हैं अपने सामान को लाने ले जाने में, एक कुत्ता है जिसका नाम है डॉग होता है, उसको कहते हैं रेंडियर डॉग। उसी का प्रयोग ये करते हैं अपनी स्लेज गाड़ी को खींचने के लिए। मतलब आप कह लो कि ये मान लीजिए इनकी गाड़ी है, और फिर यहाँ पे आगे क्या करेंगे, उस डॉग को बांध देंगे, फिर अपने इस पे बैठ जाएंगे। और ये डॉग ही उस क्षेत्र में इस स्लेज गाड़ी को खींचते हैं। तो इसको कहते हैं स्लेज गाड़ी। इनको जब भी कहीं आना जाना होता है या सामान यहाँ से वहाँ ले जाना होता है, तो इसी डॉग का प्रयोग करते हैं, और फिर ये स्लेज गाड़ी। तो रेंडियर कुत्ते का प्रयोग स्लेज गाड़ी को खींचने में किया जाता है, एस्कीमो लोग प्रयोग करते हैं बर्फीले क्षेत्रों में। फिर ये पूरा इलाका आप देख रहे हैं, ये क्योंकि ये प्रेयरीज का मैदान है, प्रेयरीज घास के मैदान है, तो वो गेहूं उत्पादन क्षेत्र और मक्का के उत्पादन का क्षेत्र है, ये प्रेयरीज घास के मैदान। और इसी वजह से आप देखते हैं यहाँ पे विनिपेग में विश्व की सबसे बड़ी गेहूं की मंडी भी मिलती है, कनाडा में। प्रेयरीज घास के मैदान यूएसए और कनाडा दोनों में मिलते हैं। अगर ऑप्शन में दोनों है तो दोनों, अदरवाइज़ एक ऑप्शन चूज़ करना है, तो क्योंकि ज़्यादातर इलाका यूएसए में होता है तो यूएसए टिक करेंगे। वैसे जनरली वो क्या करते हैं, हमेशा यूएसए ही देते हैं, तो यूएसए आप टिक कर लेंगे। फिर अगर आप देखें तो यहाँ से एक नदी चलती है ना, मिसिसिपी नदी, और मिसिसिपी नदी यहाँ पे आती है। तो मिसिसिपी नदी का जो दक्षिण का क्षेत्र है, ये वाला दक्षिण वाला इलाका, यहाँ पर पानी की मात्रा ज़्यादा होती है। और पानी की मात्रा जब ज़्यादा होती है तो यहाँ पे कपास का उत्पादन खूब होता है। तो आप कह लो कि नॉर्थ वाले इलाके में गेहूँ और मक्का का उत्पादन होता है मिसिसिपी नदी के आसपास, और दक्षिण वाले क्षेत्र में कपास का उत्पादन होता है। तो ये मिसिसिपी नदी का क्षेत्र है। और गेहूँ उत्पादन क्षेत्र में प्रेयरीज घास के मैदान आपको पता ही है। तो ये नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट हम लोगों ने कवर कर लिया, मेरी तरफ से कंप्लीट हो रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि नॉर्थ अमेरिका एकदम कंप्लीट हो गया है, बहुत सारी बातें पढ़ने को अभी भी हैं। लेकिन हम क्योंकि अपने एग्ज़ाम के लिए चीज़ें निकाल रहे हैं, तो हमने काफ़ी कुछ अपने एग्ज़ाम के लिए कर लिया है। अब एग्ज़ाम में कोई भी प्रश्न आएगा तो मेरे हिसाब से आपका हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, अगर आपको पढ़ने का शौक़ है और पढ़ते रहते हैं तो पढ़ते रहिएगा। कोई चीज़ ऐड करनी हुई, कोई चीज़ महत्वपूर्ण मिल जाए तो ऐड कर लेना, उसमें झिझकना नहीं है कि नहीं ये कहाँ से चीज़ आ गई है। और एक चीज़ और मुझे बतानी थी आपको, जैसे यहाँ पे मैंने आपको नदी बताई ना, कौन सी नदी, मिसिसिपी नदी। मिसिसिपी नदी में एक नदी तो आके मिलती है जिसका नाम है मिसौरी नदी, राइट ट्रिब्यूटरी है ये। उसी के बाद एक और नदी इसमें आके मिलती है यहाँ से, और इसका नाम है रेड नदी। तो रेड नदी भी राइट से मिलती है। और इस साइड से एक नदी और मिलती है जिसका नाम है टेनेसी नदी, टेनेसी नदी। और टेनेसी नदी वही नदी है जिस पर विश्व का पहला नदी घाटी परियोजना शुरू की गई थी, टेनेसी नदी पर ही।
तो टेनेसी नदी पर विश्व की पहली नदी घाटी परियोजना शुरू की गई थी। उस परियोजना का नाम भी था टेनेसी नदी घाटी परियोजना। तो ये भी आप याद रख सकते हैं, ये मिसिसिपी नदी की सहायक नदियाँ हैं। एक तो हो गई मिसौरी, इधर हो गई रेड नदी, और ये हो गई टेनेसी नदी। और एक और बात रह गई है, किसी और मैप पे देखते हैं जगह कहाँ पे है। यहाँ पे देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे ये वाटर है, और ये वाटर कहाँ तक पहुँच सकता है, ये जो अंदर जगह आपको दिख रही है ना, यहाँ पे वाटर यहाँ तक पहुँच जाएगा। तो ये जो यहाँ पे है ना वाटर बॉडी, उसको बोलते हैं फंडी की खाड़ी। इसको बोलते हैं फंडी की खाड़ी। और फंडी की खाड़ी किस लिए प्रसिद्ध है? फंडी की खाड़ी में विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार आता है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार आता है। तो विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार अगर कहीं आता है तो वो कहाँ आता है? फंडी की खाड़ी में आता है, वो आपको यहाँ मिलेगा। इसके अलावा ये आपको दिख रहा है ना ये द्वीप, इस द्वीप का नाम है न्यू फाउंडलैंड द्वीप। इसके बारे में हम बात आगे भी करेंगे, एक जब हम लोग जलधाराएं पढ़ रहे होंगे मैप पे ही, तो उस समय मैं न्यू फाउंडलैंड द्वीप के बारे में आपको बताऊंगा कि क्या ख़ास विशेषता इसकी है। ये बस नाम फ़िलहाल आप जानते रहिए, इस द्वीप का नाम क्या है? न्यू फाउंडलैंड द्वीप। ये मैं यहाँ लिख देता हूँ, न्यू फाउंडलैंड द्वीप। और ये है किसका? कनाडा का है। तो न्यू फाउंडलैंड द्वीप बेसिकली होता ये है कि यहाँ पे मछलियों के लिए बहुत अनुकूल स्थिति बनती है। उसकी वजह है कि एक यहाँ से जलधारा चलती है जिसको कहते हैं लेब्राडोर जलधारा, और यहाँ से चलती है जिसको कहते हैं गल्फ स्ट्रीम। तो यहीं पे आके दोनों मिल रही होती हैं, तो यहाँ पे मछलियों के लिए अनुकूल स्थिति बनती है। ये बात मैं बताऊँगा जब आपको जलधाराएँ पढ़ा रहूँगा, इसी मैप पे ऐसे ही बात कर रहे होंगे तब। और तो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट कवर हो चुका है। अब इसके बाद हम लोग करेंगे जो नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप पर MCQ क्वेश्चंस हैं, उसकी बात करेंगे। 100+ क्वेश्चन हैं इसमें, तो ये सारे क्वेश्चन हम लोग करेंगे। ये वही क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, मतलब एक तो एग्ज़ाम में आ चुके हैं वो प्रश्न हैं, इसके अलावा मैंने खुद से बहुत सारे डेवलप किए हैं वो भी प्रश्न हैं, ताकि आपको सारे प्रश्न तैयार रहें और एग्ज़ाम में जब प्रश्न आए तो आप बिना हिचकिचाए अपना सॉल्व कर लें। और एक चीज़ मैंने पहले ही लेक्चर में आपको बताया था कि इस तरीके से वर्ल्ड मैपिंग हम लोग तैयार करेंगे जब वर्ल्ड मैप आपके दीवार पे लगे हुए जो वर्ल्ड मैप हैं वो आपसे बातचीत करने लगें। मुझे उम्मीद है कि अब वही वर्ल्ड मैप में जो आप अपनी दीवार पे लगाए हुए हैं वो आपसे बातचीत करने लगे होंगे, ऐसी उम्मीद है मुझे। तो एक बार मुझे कमेंट में बताइएगा कि हाँ ऐसा बदलाव हो रहा है या नहीं हो रहा है। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। कल मिलेंगे MCQ के साथ।